हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 10 की सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 31, जिसके अंदर हम इतिहास का टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद। ठीक है, यहाँ पे हमारी डेट है 15/9, कल की वर्कशीट है ये आपकी। एक चीज़ देखिए, सबसे पहले इसको करने से पहले यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। उस पिक्चर के अंदर कुछ आपको झंडे दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे आ रहे हैं जिसमें फीमेल्स भी हैं और मेल्स भी हैं। और यहाँ पे आपको एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके हाथ में एक यहाँ पे एक मशाल दिख रही है आपको, और इधर एक जो है वो बुक दिख रही है। ठीक है, और इधर ये देखिए कुछ आपको ऐसे कचरा सा दिख रहा है। ठीक है, जैसे कोई बम या वगैरह फूटा हो तो कुछ परखच्चे से जो दिख रहे हैं। और काफ़ी सारे लोग हैं, ये देखो दूर तक जहाँ तक दिख रहा है ये लोगों की जो एक लाइन है वो आती जा रही है। ठीक है, सो ये क्या है, ये यहाँ पे क्यों डाली गई? तो ये जो है ना, ये फ्रेडरिक सोर्यू जो थे, ठीक है, फ्रेडरिक सोर्यू, उनका एक चित्र है, उनकी एक पेंटिंग है, उनका एक, ठीक है। सो इसके पीछे बेसिकली आइडिया क्या था कि जो फ्रांस था ना, यूरोप, उसके अंदर क्या था, निरंकुश शासन होता था। ठीक है, निरंकुश शासन होने का मतलब एक ही आदमी जो था वहाँ पे जो है वो सत्ता करता होता था। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने ये देखिए, यहाँ पे हम पढ़ते हैं आइडिया ऑफ नेशनलिज्म बाय फ्रेडरिक सोयरू। In 1848, Frédéric Soyru, a French artist, prepared a series of print visualizing his dream of a world made of democratic and social republics, as called them. The first print shows the people of Europe and American women of all ages and social classing marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty. यहाँ पे आपको इस फिगर में दिख रहा है कि ये लोग क्या है, एक लॉन्ग ट्रेन के अंदर, लॉन्ग एक जो लंबी लाइन है उसके अंदर मार्च कर रहे हैं। ठीक है, मार्च मतलब लंबी लाइन के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है उसके आसपास इकट्ठा हो रहे हैं, उनको जो है वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसमें हर जो एज ग्रुप है उसके लोग हैं, मेल्स भी हैं और फीमेल्स भी हैं, पुरुष और महिलाएं भी हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ, द स्टैचू बियर्स ए टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट मतलब प्रकाश जो फैलाता है, जो अंधेरे को दूर करता है, अन्याय को मिटाता है, वैसी एक उनके पास टॉर्च है। दूसरे हाथ में उनके पास एक चार्टर्ड है, जो राइट ऑफ मैन, राइट यानी कि जो मनुष्य है उसके जो अधिकार है, उनकी एक बुक है, चार्टर है एक। ठीक है, ऑन द अर्थ यानी कि एक पूरा जो लेखा जो का होता है ह्यूमन राइट्स का, वो है। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड द इमेज लाइज द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था, निरंकुश होना। ठीक है, निरंकुश शासन जो होता था, निरंकुश का मतलब क्या होता है, बिना अंकुश वाला। ठीक है, जिसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा सकता, जिसके ऊपर जो आम आदमी है वो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ये जो आपको दिखाया था मैंने, ये जो यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है, ये शैटर्ड रिमेन्स है, यानी कि जब परखच्चे उड़ जाते हैं, ठीक है, ध्वस्त हो जाती है कोई चीज़ बिखर जाती है, तो उसके ये जो टुकड़े हैं वो दिखाए गए हैं। तो ये इस बात का प्रतीक है कि ये जो निरंकुश शासन है ये खत्म हो चुका है, और फर्टिनिटी की जो भावना है, फर्टिनिटी यानी कि जो भाईचारा है, वो यूरोप के लोगों के अंदर आना शुरू हो गया है। ठीक है, उसके बाद में है, इसके बाद यहाँ पे आप देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 एंड नेशनलिज्म, यानी कि फ्रांस की जो क्रांति थी जो 1789 के अंदर आई, और राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म जो है, उनके बीच में क्या संबंध था। ठीक है, तो पहला जो एक्सप्रेशन मिला था ना नेशनलिज्म को, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मिला था 1789 के अंदर। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट कम in the wake of the French Revolution lead to the transfer of sovereignty from the monarch to a body of French citizen. monarch मतलब जो सत्ताधारी लोग थे, उनसे जो सत्ता है वो, उनसे जो शासन है वो लोगों के पास चला गया था, sovereignty के पास चला गया था, यानी कि एक ऐसी बॉडी के पास चला गया था जिसके अंदर फ्रेंच के जो सिटीजन थे, फ्रांस के जो नागरिक थे वो आते थे। ठीक है, द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु would henceforth constitute the nation and shape its destiny। तो वहाँ पे क्या था कि इस रिवॉल्यूशन ने ये भी बताया कि इट वाज अ पीपल, कुछ पीपल थे जिन्होंने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूट किया था, नेशन को इकट्ठा किया था और शेप की थी उसकी डेस्टिनी, उसका भविष्य जो है वो निर्धारित किया था। ठीक है, ड्यूरिंग 19th century नेशनलिज्म emerged as a force which brought about sweeping changes। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जो नेशनलिज्म है वो इमर्ज हुआ एज ए फोर्स विच ब्रॉट ए स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड इन द यूरोप। पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक और मानसिक जो दशा थी उसके अंदर काफ़ी सारे चेंज देखने को मिले यूरोप के। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज emergence of the nation state in the place of multinational
डायनास्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। इस सब का रिजल्ट क्या हुआ कि एक नेशन स्टेट आया, एक राष्ट्र जो है वो उसका उदय हुआ, ना कि अलग अलग जो शासन थे, सत्ता थी लोगों की, उसको छोड़ के एक अकेला जो राष्ट्र था सभी लोगों को मिला के उसका जो है उदय हुआ। The nation state has one in which the majority of citizens comes to develop a sense of identity and shared his history for descent। वहाँ पे एक ऐसा नेशन स्टेट जिसके अंदर जो मेजोरिटी लोग हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं वो आए हैं अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को डिवेल्प करने के लिए, यानी कि लोगों के मन के अंदर अपने देश के प्रति जो है वो भावना जागी, ना कि अपने राजा और अपने उसके राज्य के प्रति, नहीं, पूरे देश के प्रति वो फ्रांस को एक राष्ट्र बनाना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद में था रीजंस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म किसके कारण आया? एब्सोल्यूटिज्म यानी कि निरंकुश शासन जो था उसके कारण। स्प्रेड ऑफ लिबरल आइडियाज जो आए थे, ठीक है, उनके कारण। स्लोगन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फार्टिनिटी, जो लिबर्टी यानी और इक्वालिटी और फार्टिनिटी के आए थे, यानी कि स्वतंत्रता और समानता और भाईचारे की भावना जो वहाँ के लोगों के अंदर आनी शुरू हो गई थी। उसके बाद में रोल ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास, और उसके बाद में जो मिडिल क्लास आई थी जिनको जो है शिक्षा का अधिकार भी था, और जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते गए उनके अंदर अपने अधिकारों के लिए जो जागरूकता है वो आनी शुरू हो गई, और जिसके कारण जो है वो राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर पनपनी शुरू हो गई। सो उसके बाद में देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस को और डिस्कस कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस को। So the first question is, the first clear expression of nationalism came from the French Revolution in 1789. Explain. So before 1789, France was under absolute monarchy, निरंकुश शासन के अंदर था। With revolution, monarchy was thrown out and sovereign body of the French citizen was established। वो मोनार्क शासन जो था, राजतंत्र जो था, उसको उखाड़ के फेंक दिया गया और जनता का जो जनसत्ता तो जो थी वो उसको लागू किया गया। This revolution made France a nation state and made many political and constitutional changes। काफ़ी सारे संविधान के अंदर और राजनीति के अंदर काफ़ी बदलाव लेके आई। All these changes gives a clear expression of collectivism and gave people true power to shape the destiny of France. Thus France became a nation state and world got a clear expression of nationalism through the France Revolution। फ्रेंच की जो रिवॉल्यूशन थी उसने लोगों को एकता और एक पावर दी, एक शक्ति दी, जिससे वो जो फ्रांस था उसका जो भविष्य है वो तय कर सकते हैं। इसके बाद में जो फ्रांस था एक राज्य बन चुका था, और इससे लोगों को जो एक क्लियर एक्सप्रेशन थी, एक क्लियर स्पष्ट अभिव्यक्ति जो थी वो मिली किसकी? राष्ट्रवाद की, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एब्सोल्यूटिज्म? व्हाई डू इट्स रिमेन लाई शटर्ड ऑन द ग्राउंड? व्हाट डज it signify? Absolutist state represent a government or a system of rule that has no restraints on the power exercised। पावर जो एक्सरसाइज करती है, जिसके पास पावर होती है, जो शासन कर रहा होता है, उसके ऊपर आप कोई रिस्ट्रेंट्स नहीं लगा सकते, कोई रोक नहीं लगा सकते। इन हिस्ट्री द टर्म रेफर्स टू द मोनारिकल गवर्नमेंट, निरंकुश शासन के ऊपर ये चल रही है। दैट सेंट्रलाइज्ड, मिलिटरलाइज एंड ऑफन पॉलिटिकली रिप्रेसिव। उनके ऊपर निरंकुश का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई अंकुश ना लगे, कोई रोक ना लगे। ठीक है, shattered remains of absolutism have been used by artists to symbolize the fraternity among the nations of the world। ये जो मैंने आपको पिक्चर के अंदर दिखाए थे, जो हमारे पास थे shattered जो remains पड़े हुए थे उसके लिबर्टी के नीचे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास, वो इसलिए थे कि राष्ट्रवाद के आने से क्या हो गया? निरंकुश शासन खत्म हो गया, उसके परखच्चे उड़ चुके हैं, वो ध्वस्त हो चुका है। ठीक है, और क्या आ चुका है? सिंबलाइज हो गया फर्टिनिटी किन के अंदर? देश जो हमारे दुनिया के जितने भी राष्ट्र हैं उनके अंदर भाईचारे की भावना आ चुकी है। मेंशन द नेचर ऑफ यूरोपियन नेशनलिज्म इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के अंदर हमने यूरोप का जो नेशनलिज्म है उसका जो नेचर है वो बताना है। नेशनलिज्म ग्रो इन द 19th सेंचुरी एज ए रिजल्ट ऑफ इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान के कारण। किन के ज्ञान? किसकी ज्ञान वाली थिंकिंग के कारण? अबाउट द इक्वालिटी की, समानता की, फ्रीडम स्वतंत्रता की, डेमोक्रेसी लोकतंत्र की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड रिवॉल्यूशन दैट गेव अ वॉइस टू द पीपल हु हैड प्रीवियसली एक्सक्लूडेड। पीपल बिगन टू आइडेंटिफाई देयर नेशन रैदर देन देयर किंगडम, देयर किंग एंड देयर कंट्री। लोग अपने राजा और अपने राज्य के लिए, अपनी कंट्री के लिए काम करने के अलावा एक संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करते थे, उसके भविष्य के लिए काम करने थे 19वीं शताब्दी में। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास आइडेंटिफाई सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय द फ्रेडरिक सोरियू। फ्रेडरिक सोरियू का जो प्रिंट हमने देखा उसके कुछ फीचर्स देखिए। इट शोज द मैन एंड वीमेन्स ऑफ ऑल एजेस ऑफ यूरोप एंड अमेरिका ऑफरिंग होमेज
offering homage to the Statue of Liberty. Liberty was specified by a female figure that with the torch of enlightenment, ज्ञान उदय की जो मशाल है, यानी कि लोगों को ज्ञान बांट रही है कि अन्याय नहीं सहना है, अपनी समानता है वो लेके आनी है, तो उसके लिए एंड चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ द मैन ऑन द अदर हैंड, और दूसरे हाथ में लोगों के जो अधिकार है उसका एक घोषणा पत्र है कि लोगों के अधिकार उनको दे दिए गए हैं राष्ट्रवाद के उदय के कारण. In the foreground, the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. Absolutist निरंकुश संस्थाएं जो थी उनके कुछ ध्वस्त, उनके कुछ परखच्चे जो है वो उनके पैरों के ऊपर गिरे हुए हैं फोरग्राउंड सामने की दिशा में. The procession is led by USA and Switzerland who were already nation state. USA और स्विट्जरलैंड जो थे वो इस प्रोसेशन को जो है वो आगे लेके गए और बाकी जो थे वो उनको फॉलो कर रहे थे. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर क्वेश्चंस. नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 4th क्वेश्चन है, देन मैं आपको दिखा देती हूँ 2nd और 3rd क्वेश्चन. ठीक है, एंड नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन.